हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। इग्नू एमएपीसी साइकोलॉजी के लिए आज हम इजी नोट्स की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपके सभी पेपर्स यानी एमपीसी 01 से लेके थ्योरी के, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स की क्लासेस तो अलग से चल ही रही हैं, वहां पे न्यूमेरिकल्स की आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है। तो जो आपके एमपीसी 001 से लेके 5 तक के थ्योरी पेपर्स हैं, उनके जितने भी इजी नोट्स आपको प्रोवाइड कराए गए हैं, जिन लोगों ने परचेज किए हैं और जो लोग इस डायरेक्ट वीडियो से भी पढ़ने का वेट कर रहे हैं, उन सबका वेट अब खत्म होने वाला है, क्योंकि आप यहाँ से इजी नोट्स की हेल्प से सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं, जो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इस सीरीज को आज स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ चीजें मैं आपको ब्रीफ कर दूं, जिससे कि जब आप ये पूरी सीरीज देखें तो जो भी कोई कंफ्यूजन रहे वो आपको ना हो। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए बनाए गए हैं, उनको आप ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट में देख चुके हैं, या फिर अगर नहीं देखे हैं तो एक बार और जाके देख लीजिए कि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो हैं जो आपको एग्जामिनेशन में बिल्कुल भी मिस नहीं करके जाने हैं। मैंने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसमें आपके एमपीसी 1 से लेके 6 तक सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कवर करने हैं। ओके, वहां पे किए गए हैं, उनको आपको रेडी करना है। अब यहाँ पे आप टॉपिक्स देख रहे हैं, तो यहाँ पे इस फर्स्ट पेपर में जो हमने सेलेक्ट किए हैं टोटल टॉपिक, वो है अराउंड 30 टोटल टॉपिक हैं। तो 30 को हम मैक्सिमम एक वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 30 एक साथ बनाना इस ना तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है और ना आपके लिए पूरा पेपर एक बारी में समझना पॉसिबल है। 2-2.5 घंटे की क्लास हो जाएगी, जो कि आपको ज्यादा ही हेक्टिक हो जाएगी। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम 5 से 6 टॉपिक को कवर करते हुए 5 से 6 वीडियोज में इस पूरी सीरीज को खत्म कर दें। मतलब अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो आपको 5 और 6 वीडियोस देखकर आपकी बहुत अच्छे से पूरी पढ़ाई हो जाएगी, बहुत अच्छे से। अगर आप लास्ट मिनट प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक वीक पहले पढ़ रहे हैं, 10 दिन पहले आपने डिसाइड किया कि टाइम नहीं मिल पाया है, तो आप ये सब कुछ पढ़ के बहुत अच्छे से पेपर्स दे सकते हैं। बहुत अच्छे का मतलब बहुत अच्छे से ही दे सकते हैं। चलिए, तो आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें मैं आपको कम से कम 1 से लेके 6 तक, क्योंकि ये जो 1 से 6 तक के टॉपिक हैं, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस हैं सभी, और आईक्यू का कॉन्सेप्ट है। यहाँ से क्रिएटिविटी का टॉपिक आ जाता है। इतने इंटेलिजेंस के टॉपिक हैं, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि आज के इस वीडियो में हम इंटेलिजेंस के टॉपिक्स को कवर कर दें। एक और चीज मैं आपको बता दूं, क्योंकि पहला वीडियो है, सभी चीजें ब्रीफ करना इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन वीडियोस को, इन टॉपिक्स को डिटेल्ड वीडियोस में पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हम इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो यहाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो मैं शॉर्ट में रखने की कोशिश करूंगी। वैसे भी मेरा जो एक्सप्लेनेशन है ऑलरेडी बहुत लेंदी हो जाता है। तो अगर आप इनको और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो ये सारे ही वीडियोज आपको सेपरेट प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में दूंगी, और उसको जरूर आप चेक कर लीजिएगा। अगर आपके पास बहुत टाइम है और आप इस वीडियो को तब देख रहे हैं जब आपने रिसेंटली एडमिशन लिया है, आपके पास पूरा साल है, तो आप लेंदी वीडियोस भी पढ़िए, क्योंकि वहां से क्या होगा, आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। यहाँ हम केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही कवर कर रहे हैं। तो अभी आपको दिख गया है यहाँ पे कि 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, पास मॉडल, गिलफर्ड स्ट्रक्चर, हॉवर्ड गार्डनर, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू, इतने टॉपिक हमारे आज के क्लास में रहेंगे। पूरी कोशिश रहेगी उन्हें कवर करने की। लेंथ आप देखिएगा, ये इजी नोट्स हैं, इनकी लेंथ जो है वो बहुत ही सॉर्टेड रखी गई है। अननेसेसरी चीजों को इसमें ऐड नहीं किया गया। जितना आपको एग्जामिनेशन में लिख के आना चाहिए, उन्हीं चीजों को इंक्लूड किया गया। जिन लोगों ने नोट्स ऑलरेडी रिसीव कर लिए हैं, वो लोग पढ़ भी रहे हैं और बहुत अच्छा फीडबैक आप लोग दे रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है कि आपको नोट्स पसंद आ रहे हैं। अगर आप ये इजी नोट्स परचेज करना चाहते हैं, अगर आपने अभी तक नहीं लिए, तो उसका भी डेटा आपको सारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस से। 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस जो है वो शॉर्ट में ही आ सकती है, लॉन्ग में ये पूछा नहीं जाता है टॉपिक। और ये 2 फैक्टर जो थ्योरी है वो बहुत सॉर्टेड थ्योरी है। इसमें ये कहा गया है, पहली बात तो ये चार्ल्स स्पीयरमैन ने दी थी। कुछ बातें आपको याद रखनी होंगी। किसने दी थी? चार्ल्स स्पीयरमैन ने दी थी। 1927 में दी थी। अगर यहाँ नहीं भी लिखा है तो आप ध्यान में रख सकते हैं। 2 फैक्टर थ्योरी दी थी। उन्होंने कहा था कि इंटेलिजेंस जो है वो 2 फैक्टर से मिलकर बना है। इन्होंने इंटेलिजेंस के कॉम्पोजिशन की बात की थी, और ये कहा था कि किसी भी पर्सन में जब आप इंटेलिजेंस को देखते हैं तो 2 चीजों की फॉर्म में वो नजर आता है। मतलब हर पर्सन के अंदर एक स्पेशल फैक्टर और एक जनरल फैक्टर होता है। जनरल फैक्टर वो फैक्टर होता है जो हमारी कोर जनरल मेंटल एबिलिटी होती है। हर इंसान के अंदर किसी भी काम को करने की, किसी भी टास्क को परफॉर्म करने की जनरल कैपेसिटी होती है। अपनी उम्र के हिसाब से हर पर्सन एक जनरल मेंटल कैपेसिटी को यूज करता है। आप 6 से 7 साल के छोटे बच्चे को भी अगर कोई टास्क देंगे उसके लेवल का, तो वो अपने जितना जनरल कॉमन सेंस यूज कर सकता है वो करेगा और उस काम को करने की कोशिश करेगा। उसी को इन्होंने जनरल इंटेलिजेंस का नाम दिया। उन्होंने ये भी कहा कि जो फैक्टर है वो किसी भी इंडिविजुअल की सक्सेस के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, उसके इंटेलेक्चुअल एरियाज में। इसके बाद स्पीयरमैन ने फैक्टर एनालिसिस का यूज करके ये 2 फैक्टर्स को क्रिएट किया था। इससे पहले जो थ्योरी आई थी वो एल्फ्रेड बिने की यूनिफैक्टर थ्योरी थी। आप ऐड भी कर सकते हैं अपनी तरफ से एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। ये तो लिखा ही है, इसको एग्जैक्टली ऐसा कॉपी पेस्ट थोड़ी आप करके आएंगे, अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ये बता रही थी कि जो स्पीयरमैन थे, उन्होंने
यूनिफैक्टर थ्योरी जो थी, जो अल्फ्रेड बिने ने दी थी, उसको डिस्कार्ड किया था। उन्होंने क्या कहा था, अल्फ्रेड बिने ने ये कहा था कि इंटेलिजेंस जो है वो एक सिंगल फैक्टर है। तो इन्होंने कहा नहीं, सिंगल फैक्टर नहीं है, इस 2 फैक्टर हैं, 2 फैक्टर की इन्होंने बात करी और इन्होंने अपने हिसाब से उसके 2 नाम दिए, एक को जी फैक्टर कहा गया, एक को एस फैक्टर कहा गया। एस फैक्टर का मतलब ये होता है कि हर पर्सन के अंदर कुछ ना कुछ स्पेशलिटी होती है, आपके अंदर भी होगी, कुछ ना कुछ आप ऐसा जरूर करने की योग्यता रखते होंगे, कैपेबिलिटी रखते होंगे कि आप उस काम को औरों से अलग कैसे कर लेते हैं। तो वो आपकी स्पेसिफिक एबिलिटी है, स्पेशल एबिलिटी है कि आप ही उस काम को कर पाते हैं। जैसे हमें भी, अगर हम बीमार हैं तो हम डॉक्टर के ही पास जाते हैं, अगर हमारी साइकिल खराब है, हमारी बाइक खराब है, कार खराब है, तो हम उसके मैकेनिक के पास जाते हैं, क्योंकि वो मैकेनिकल इंटेलिजेंस उसके अंदर है, वो हमारे अंदर नहीं है। अगर आप कोई भी काम अच्छा कर सकते हैं, कुक अच्छा कर सकते हैं, तो आप एक अच्छे कुक हैं, वो कुकिंग की स्किल्स आपके पास है, दूसरों के पास नहीं है। तो कोई भी ऐसा फैक्टर जो आपको स्पेशल बनाता है, जो आपका स्पेसिफिक इंटेलिजेंस दिखाता है, उसको हमने यहाँ पे स्पेसिफिक इंटेलिजेंस के फॉर्म में समझना है, जिसको कि स्पीयरमैन ने एक्सप्लेन किया था। अब वो ये कहते हैं कि ये जो एस फैक्टर है, ऐसा नहीं है कि ये किसी किसी में ही होता है, मतलब अगर गाड़ी कोई ठीक कर सकता है तो दूसरा नहीं कर सकता, लेकिन उसकी डिग्री का मतलब समझिएगा, डिग्री का मतलब होता है कि किसी भी पर्सन के अंदर कोई भी कैपेबिलिटी किस अमाउंट में है, वो उसकी डिग्री होती है। हर पर्सन के अंदर, अच्छा एक बहुत एग्जाम्पल छोटा ले लेती हूँ मैं यहाँ पे, हर पर्सन के अंदर किसी को टीच करने की, किसी को बात बताने की कैपेसिटी होती है ना, एक्सप्लेन करने की होती है, लेकिन कोई टीचर बन जाता है, कोई फिलोसोफर बन जाता है, तो कोई बहुत बड़े गुरु बन जाते हैं। क्यों होता है ये डिफरेंस? या कोई पर्सन अपनी बात ज्यादा अच्छे से नहीं कह पाता, बस वो एक मैसेज ही कन्वे कर पाता है। क्यों होता है ये डिफरेंस? क्योंकि हर पर्सन के अंदर एक्सप्लेन करने की, एक्सप्लेनेशन देने की एक डिग्री है, और वो हर पर्सन के अंदर डिग्री अलग अलग है। क्या ये डिग्री जनरल है? क्या ये जो मैंने अभी बात करी एक्सप्लेनेशन वाली बात को कहने की, क्या ये जनरल है या स्पेसिफिक है? हम इसे स्पेसिफिक में रखेंगे फिलहाल। वैसे तो बोलना तो एक जनरल चीज हो गई, लेकिन ये स्पेसिफिक इसलिए है क्योंकि इसी चीज से आपकी स्पेशलिटी नजर आ रही है। जितना अच्छा आप कन्विंस कर लेंगे, आप सेल्स अच्छी करा पाएंगे, मार्केटिंग अच्छी करा पाएंगे, आपके बोलने की ही तो सारी बात है। तो इसीलिए स्पेसिफिक है, क्योंकि आप उसको स्पेसिफिक पर्पस के लिए भी यूज कर रहे हैं। ओके, तो स्पीयरमैन ने क्या किया था, इसे कैसे किया था? उन्होंने फैक्टर एनालिसिस का यूज किया था, मैंने अभी आपको बताया। फैक्टर एनालिसिस अब क्या है? क्या इसके बारे में हमें यहाँ पे लिखना है? बिल्कुल नहीं, ये स्टैट्स का एक टॉपिक है। फैक्टर एनालिसिस टॉपिक भी नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप समझ लीजिए फैक्टर एनालिसिस एक ऐसा स्टैटिस्टिकल मेजर है जिसकी हेल्प से उन्होंने ऐसा किया। साइकोलॉजी में जो भी थ्योरीज डिराइव होती हैं, उनके पीछे स्टैटिस्टिकल बेसिस होते हैं। यही वजह है कि आपके भी सिलेबस में स्टैटिस्टिक्स है। साइकोलॉजी कभी भी स्टैटिस्टिक्स से अलग नहीं हो सकती, क्योंकि साइकोलॉजी कुछ भी नहीं है कि किसी ने किसी के बारे में कुछ बातें बताई और वो चीजें बन गई, कि चार्ल्स स्पीयरमैन आए, उन्होंने कोई थॉट सोचा और वो क्रिएट कर दिया। नहीं, उन्होंने डेटा इकट्ठा किया, उन्होंने रिसर्च की, उन्होंने बहुत कुछ किया, उसके बाद वो किसी रिजल्ट पर पहुंचे, और उस रिजल्ट तक पहुंचने के प्रोसेस में जितनी स्टैट्स उन्होंने यूज की, वो है फैक्टर एनालिसिस। ये मैंने आपको बहुत लेमन लैंग्वेज में बताया है। वैसे तो फैक्टर एनालिसिस एक प्रॉपर स्टैटिस्टिकल मेथड है, लेकिन अभी के लिए आप समझ गए होंगे कि फैक्टर एनालिसिस है क्या, और इतनी बार सुन के ये भी याद हो गया होगा कि फैक्टर एनालिसिस कोई चीज है। तो फिलहाल ये एक स्टैटिस्टिकल टूल है जिसकी हेल्प से कोरिलेशंस निकाले गए डिफरेंट कॉग्निटिव टेस्ट अप्लाई करके लोगों के ऊपर। भाई इंटेलिजेंस की बात हो रही है तो कॉग्निटिव टेस्ट तो होंगे। कॉग्निटिव वर्ड से आप क्लियर होंगे मेरे ख्याल से, अगर नहीं है तो कमेंट्स में लिखिएगा जरूर। फिलहाल मैं आपको बताते चलूं, कॉग्निशन वर्ड जो है उसका मतलब ये होता है जो भी हमारी मेंटल कैपेसिटी है। आप क्या क्या कर सकते हैं, सोचिए अपने बारे में, आप क्या कर सकते हैं? आप सोच लेते हैं, आप तर्क कर लेते हैं, है ना, आर्ग्यूमेंट कर लेते हैं, डिसीजंस मेकिंग कर लेते हैं, आप इसके अलावा डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, थिंकिंग एबिलिटी होगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी होगी। वो सारी चीजें जिनको करने में आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, वो सब आपके कॉग्निशन का पार्ट है। मतलब जब आप उनको प्रोसेस करते हैं तो कॉग्निशन का प्रोसेस हो रहा है, कॉग्निटिव एबिलिटीज आपकी एक्टिवेट हो रही हैं। ऑलराइट, तो डिफरेंट कॉग्निटिव टेस्ट क्या होते हैं? हमारे उन्हीं कॉग्निशन का टेस्ट होता है, हमारे उन कॉग्निटिव एबिलिटीज का टेस्ट होता है। कॉग्निशन का टेस्ट नहीं होता है, सॉरी, कॉग्निटिव एबिलिटीज का टेस्ट होता है। तो उन टेस्ट को अप्लाई करके, फैक्टर एनालिसिस उस पर अप्लाई करके उन्होंने इस तरीके से अपनी रिसर्च करी थी। और बाकी की चीजें आप इसमें पढ़िएगा, मैं आपको ओवरऑल थ्योरी एक्सप्लेन कर रही हूँ। फिर इसके कुछ मॉडर्न इंटरप्रिटेशन और एक्सटेंशंस भी हैं। जब भी कोई साइकोलॉजिस्ट कोई थ्योरी देते हैं ना, उनके ठीक बाद कोई ना कोई आके उनकी थ्योरी में या तो कमियां निकालते हैं या फिर उसको मॉडिफाई कर देते हैं, है ना। अप्रूवल करने वाले कम होते हैं, मतलब अप्रूवल करते हैं ऑफकोर्स, बट एक बिट पार्ट का, पूरी थ्योरी तो कभी किसी की कोई मानता ही नहीं है। तो इसी तरीके से इनकी थ्योरी को आगे बढ़ाया, और स्पीयरमैन की थ्योरी को रेमंड कैटल और जॉन हॉर्न के वर्क से भी इन्फ्लुएंस हुई है ये। उन्होंने क्या करा, जी फैक्टर को फ्लूइड और क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस में डिवाइड करा। अब फ्लूइड और क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस क्या होता है इसकी भी आपको जरूरत नहीं, जहां होगी मैं आगे एक्सप्लेन करती चलूंगी। ओके, बाकी आप पढ़ भी सकते हैं इसमें से।
फिर कैटल हॉर्न की थ्योरी आई, इन्होंने भी स्पीयरमैन की थ्योरी को और बढ़ाया। मतलब समझिएगा, आपके नोट्स में है ये चीजें सारी और डिटेल में, अगर आपका दिल करे तो जरा उन्हें भी खोल के एक बार देख लीजिएगा। इनके सारे पूरी तरीके से मत रहिए, अगर आपको दिल चाहता है कि मैं कुछ टॉपिक और पढूं तो भाई इग्नू की बुक्स आपका इंतजार कर रही है, आप उनमें जाइए और आराम से पढ़िए, कोई मनादी नहीं है। लेकिन पॉइंट ये है कि यहाँ पर क्या बात हो रही है, ये जो एक्सटेंशन की बात हो रही है कि जो स्पीयरमैन ने थॉट दिया उस थॉट को किसने एक्सेप्ट करके आगे यूज किया। ओके, तो किसने यूज किया, किसकी बात कर रहे थे हम यहाँ पे? पहले हमने बात करी फ्लूइड क्रिस्टलाइज कैटल हॉर्न की थ्योरी में, और सीएचटी जो इनकी थ्योरी थी उसमें स्पीयरमैन की थ्योरी का यूज किया गया, जनरल फैक्टर। और भी थ्योरीज हैं, अब इग्नू में देखेंगे तो और भी मिल जाएगा, लेकिन इतना आपको लिखना नहीं है, ये कंटेंट आपको एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कराने के लिए है। फिर टू फैक्टर थ्योरी आई तो कुछ क्रिटिसिज्म भी आए, जाहिर सी बात है, मैंने बोला आपको क्रिटिसिज्म हमेशा आता है थ्योरीज के साथ में। इसको ओवर सिंप्लीफाइड कहा गया कि इसमें तो ओवर सिंप्लीफिकेशन कर दिया, मतलब ह्यूमन के इंटेलिजेंस को ऐसे सिंपली बता दिया कि ये जनरल है, ये स्पेसिफिक है, और आपको भी मेरी बात सुनने में बहुत सिंपल लगी होगी। तो इस बात को क्रिटिसाइज किया गया कि इतनी सिंपल तरीके से कैसे, देयर शुड बी सर्टेन कॉम्प्लिकेशंस और काइंड ऑफ थिंग्स, है ना। तो ये बात को बहुत अच्छे से नहीं किया गया। ऑल्टरनेटिव मेथड्स, इन्होंने कहा कि इसके बाद जो साइकोलॉजिस्ट आए उन्होंने ये कहा कि इनकी जो थ्योरी है वो बहुत ही स्पेसिफिक हो जाती है, इनकी तो थ्योरी ही स्पेसिफिक है। उन्होंने इंटेलिजेंस को इलाबोरेट करा, आगे हम पढ़ने वाले हैं, अगली थ्योरी की तरफ आने वाले हैं, बहुत जल्दी जल्दी पहुंच रहे हैं, हम लंबा नहीं खींचेंगे। तो उन्होंने कहा ये जितनी थ्योरी आपको दिख रही है ना, लुइस थर्स्टन की थ्योरी, मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी, ये सब ने थोड़ा पॉइंट्स को इलाबोरेट करा। उन्होंने कहा ठीक है, इंटेलिजेंस बना तो है पर्सन की डिफरेंट मेंटल एबिलिटीज से, लेकिन आप उन्हें दो फैक्टर में डिवाइड नहीं कर सकते, वो और ज्यादा होने चाहिए। इसी तरीके से फिर आगे बढ़ के थ्योरीज आई और इनको अभी हम आगे पढ़ेंगे। समराइज कर दीजिएगा एग्जामिनेशन में लिखते वक्त आप, जी फैक्टर एस फैक्टर क्या होते हैं, इनको जब समराइज करेंगे तो ये चीज समझ में आ जाएगी। और फैक्टर एनालिसिस उन्होंने यूज किया था। आप जब भी आप किसी क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो उसका छोटा सा इंट्रोडक्शन और थोड़ा कंक्लूजन लास्ट में जरूर लिखना चाहिए। आप इस जो नोट्स हैं इनमें ये चीज ऑब्जर्व करेंगे कि हर टॉपिक में आपको एक इंट्रोडक्शन और एक कंक्लूजन जरूर मिलेगा। ये मैंने इंटेंशनली नोट्स में डाला है जिससे कि आपको हेल्प मिले उस टॉपिक के बारे में क्या लिखना है। जिससे अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल कोई थ्योरी आ जाती है और वो इंटेलिजेंस की थ्योरी है या वो पर्सनैलिटी की थ्योरी है, तो बच्चा ये सोचता है मैं उसमें क्या लिखूं, शुरू वाला पार्ट, राइट। तो ये चीज आपको यहाँ नोट्स में बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में मिलेगी कि आपको जो बिगिनिंग का पार्ट है वो भी मिलेगा और कंक्लूजन भी मिलेगा टू समराइज द थिंग जो आपने एग्जामिनेशन में लिख के आनी है। ओके, बहुत सारी चीजें ऐसी छोटी छोटी जो मैं आपको टाइम टू टाइम बताती रहूंगी कि मैंने क्या क्या चीजें इसमें करी है। बहुत साइकोलॉजी, अपनी साइकोलॉजी का बहुत यूज किया मैंने इसमें जितना भी था। फिलहाल पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस पे हम आते हैं, ये आता है 10 मार्कर में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे छोड़ के मत जाइएगा, ये कई सालों में रिपीट हो रहा है। ओके, अब पास मॉडल क्या है इंटेलिजेंस का, आपको इस मॉडल में करना क्या है एग्जाम में, मैं बताती हूँ आपको। आपको ये पास की फुल फॉर्म एक्सप्लेन करके आनी है और इसमें आपका काफी सारा पार्ट निकल जाएगा। एग्जाम की कॉपी में 2 पेजेस अगर आप देखते हैं इग्नू की जो कॉपी होती है उसमें अगर आपने 2 पेजेस भी सिर्फ पास को डिस्क्राइब करने में निकाल दिए ना, आधा आधा पेज जो है वो इसका इंट्रोडक्शन में कर दिया, तो ऑलरेडी आपका 2.5 पेज का क्वेश्चन हो चुका है। और एक लॉन्ग आप कितना लिखते हैं, वैसे तो सबकी हैंडराइटिंग अलग होती है तो मैं उस हिसाब से तो नहीं बता पाऊंगी कि कितने पेजेस आप लिखते हैं, लेकिन वर्ड लिमिट भी तो होती है चीज, वर्ड लिमिट के हिसाब से आपको आंसर करके आना होता है। तो 5 पेजेस तक मैक्सिमम होता है भाई, बाकी स्पीड वाले बच्चे होते हैं वो थोड़ा और बढ़ा देते हैं, जिनको ज्यादा लिखने का रहता है, मतलब लिख लेते हैं जो आसानी से। तो पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस में हम क्या बताएंगे, पहले हम ये बताएंगे कि ये पास मॉडल जो है वो किसने डेवलप किया था, AR ल्यूरिया ने किया था, JP दास, जैक नेग्लायरी ने किया था, और ये करना क्या चाहते थे, क्या था ये पास मॉडल। थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा ये पास मॉडल, हमने यहाँ पे डाला है बाकी थ्योरीज से। ये जो पास मॉडल था वो कॉग्निटिव प्रोसेसेस के इंटरप्ले की बात करता था कि कैसे जो हम इंसान के अंदर, किसी भी पर्सन के अंदर जो उसके कॉग्निटिव प्रोसेसेस होते हैं उनकी फंक्शनिंग कैसे होती है। तो फंक्शनिंग होती है इन 4 टर्मिनोलॉजी की हेल्प से, जिन्हें हम अब यहाँ पे समझेंगे। वही इसके की कंपोनेंट्स हैं पास मॉडल के, उनकी फुल फॉर्म में बेसिकली प्लानिंग, अटेंशन, साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग, सक्सेसिव प्रोसेसिंग। अच्छा, एक चीज और बता दूं, आप जब इग्नू का कंटेंट पढ़ते हैं पास मॉडल के लिए तो एक बड़ी सी पिक्चर दिखती है आपको वहां पे, अगर आप उस पिक्चर को बना के आ पाए बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं बना के आ पाए तो टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि वैसे तो मैंने आपको बताया ये 10 मार्कर में आता है, तो उस पिक्चर को अगर आप ऐड कर देंगे ना तो थोड़ा अच्छा इंप्रेशन देगी। लेकिन अगर आप नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपको ये बताना है कि प्लानिंग क्या होती है, टेंशन, साइमल्टेनियस और सक्सेसिव क्या होती है। प्लानिंग का मतलब होता है कि हम क्या करते हैं जब हमारे गोल सेट करने की, डिसीजन मेकिंग की, स्ट्रेटेजीज बनाने की जो हमारी जो भी हमारी एबिलिटी होती है वही हमारी प्लानिंग होती है। और क्या होता है, प्लानिंग यही होता है। प्लानिंग में हायर ऑर्डर कॉग्निटिव फंक्शंस जैसे कि इवैल्यूएटिंग ऑप्शंस एंड इम्प्लीमेंटरी सिचुएशंस को हम ऐड करते हैं। ये सेल्फ रेगुलेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग और गोल डायरेक्टेड बिहेवियर के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल होती है, क्योंकि
प्लानिंग ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर प्लानिंग अच्छे से नहीं होगी तो कुछ भी एग्जीक्यूट करना मुश्किल है। तो प्लानिंग के लिए हम कुछ एग्जाम्पल लिख देंगे कि कैसे हाउ टू सॉल्व अ मैथ प्रॉब्लम और हाउ टू ऑर्गेनाइज अ प्रोजेक्ट। कोई भी काम हम जब करते हैं उससे पहले प्लानिंग उसका इंपॉर्टेंट पार्ट रहती है। अटेंशन का मतलब क्या होता है? अटेंशन, वैसे तो हम हर चीज पे हमारा अटेंशन नेचुरली जाता है, हम चाहे वो रेलेवेंट हो चाहे इरेलेवेंट हो, हमारा अटेंशन ऑटोमेटिकली चला जाता है। लेकिन मेन बात ये है कि सिलेक्टिव अटेंशन कहाँ जाता है। सिलेक्टिव अटेंशन क्या होता है कि वो टाइप का अटेंशन होता है जो हमारे लिए उस चीज को फिल्टर करके लाता है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ज्यादा है। तो जो कंपोनेंट है अटेंशन का, सिलेक्टिव अटेंशन का, वो ये हमें बताता है कि हम कितना कंसंट्रेशन मेंटेन कर पाते हैं, और उसके अलावा उस अटेंशन को सस्टेन कराना जरूरी है। अगर किसी भी प्रोसेस में आप कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आपका अटेंशन सस्टेन नहीं कर रहा है तो आप बताइए क्या वो काम हो पाएगा? वो काम तो हो नहीं पाएगा। तो इसीलिए अटेंशन की बहुत इंपॉर्टेंस है। और किसी भी लेक्चर में, जैसे एग्जाम्पल दिया कि किसी भी लेक्चर में आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं जबकि बैकग्राउंड नॉइज चल रहा है ना, इसका मतलब आपका अटेंशन बहुत अच्छा है, तभी आप कर पा रहे हैं। तो अटेंशन पास मॉडल में काफी इंपॉर्टेंस रखता है। साइमल्टेनियस और सक्सेसिव प्रोसेसिंग क्या होती है? साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग हमें ये बताती है कि किस तरह से हम डिफरेंट इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करके एक जगह पर उसको यूज कर सकते हैं। साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ लेके चल सकते हैं, है ना। साइमल्टेनियस का मतलब यही होता है। सक्सेसिव प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि हम किसी भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को जब अंडरस्टैंड कर लें और उसको एक सीक्वेंशियल मैनर में लेके चलें, तो वो सक्सेसिव प्रोसेसिंग होती है। साइमल्टेनियस की अगर हम बात करें तो पजल सॉल्विंग हमें जब करनी है, मैप ऑर्गेनाइज करना है, अंडरस्टैंड करना है, किसी भी सेंटेंस का मीनिंग अंडरस्टैंड करना है, तो वहां पे साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग होती है। आप हिंदी में एक स्टेटमेंट किसी को दीजिए और उससे कहिए कि उसको ट्रांसलेट करे, तो वो सब कुछ देखेगा कि लास्ट में वर्ड के प्रेजेंट फॉर्म में है या पास्ट फॉर्म में है या फ्यूचर में बात हो रही है, जो नाउन है वो कौन है, किसके बारे में बात हो रही है, उसके संग हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, सारी चीजें एक दूसरे से रिलेट करती हैं। तो साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग का वो एग्जाम्पल है। इसके अलावा जब वो कोई पजल सॉल्व करनी होती है तो आपके आगे अगर पजल के पार्ट्स रखे हैं तो आप एक बार पहले सारी पजल्स के पार्ट को देख लेते हैं, ऐसे तो नहीं शुरू कर देते एक करके। तो साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग के एग्जाम्पल है। सक्सेसिव प्रोसेसिंग हमें ये बताती है कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो दूसरा करने से पहले पहले के बारे में अच्छे से पूरा हमारी चीजें पूरी हो जाती हैं, तभी सक्सेसिव होती है। जैसे कि अगर आप बच्चों को टेबल सिखाना शुरू करना चाहते हैं, राइट, तो उसके पहले आपको उनको डिजिट्स नंबर्स बताने होंगे। बिना नंबर बताए बच्चे को टेबल तक नहीं पहुंच सकते, एडिशन बताए नहीं पहुंच सकते, एक प्रोसेस है। अगर आप बच्चे को वर्ड सिखाना चाहते हैं, जिस बच्चे बहुत छोटे बच्चे को, तो वर्ड आप डायरेक्टली सिखा ही नहीं सकते। आप क्या करेंगे? पहले अल्फाबेट सिखाएंगे, फिर उन अल्फाबेट से साउंड्स क्रिएट करना सिखाएंगे, साउंड से आप वर्ड्स की तरफ पहुंचेंगे। तो हर चीज का एक प्रोसेस होता है और दोनों में अलग अलग होता है। साइमल्टेनियस और सक्सेसिव दोनों अलग तरीके से होता है। अब बात ये आती है कि ये तो हमने चार टर्मिनोलॉजी हम वैसे भी जानते थे कि अटेंशन क्या होता है, प्लानिंग क्या होती है, हमें ऑलरेडी पता है। फिर इनका पास मॉडल में क्या यूज है? जो पास मॉडल है वो ट्रेडिशनल इंटेलिजेंस मॉडल से काफी डिफरेंट है। पास मॉडल का हम यूज कैसे करते हैं? कॉग्निटिव प्रोसेसेस ओवर आईक्यू। ट्रेडिशनल मॉडल लाइक स्पीयरमैन टू फैक्टर थ्योरी या जो भी बैचलर इंटेलिजेंस स्केल वगैरह है वो जनरल इंटेलिजेंस को मेजर करते हैं। लेकिन जो पास मॉडल है वो किसी भी पर्सन के, इंटेलिजेंट पर्सन के बिहेवियर को असेस करने के लिए उसके डिफरेंट कॉग्निटिव प्रोसेसेस को देखता है कि पूरे प्रोसेसेस में पास मॉडल में पर्सन जो है वो अपने प्लानिंग का पार्ट किस तरह से एग्जीक्यूट कर रहा है, अटेंशन कैसे कर रहा है, सारी चीजों का एनालिसिस होता है। तब हम उस पर्सन को पास मॉडल पर इवेलुएट कर पाते हैं। ये जो पास मॉडल है वो, इसके न्यूरोसाइकोलॉजिकल बेसिस भी हैं। ये एक इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि इसके न्यूरोसाइकोलॉजिकल बेसिस भी हैं, क्योंकि ये उन 4 कंपोनेंट्स पे न्यूरोसाइकोलॉजिकल बेसिस को भी असेस करता है। ओके, इसके कुछ एजुकेशनल और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी हैं। जनरली हमने पास मॉडल की जो बात करी थी वो 4 चीजें थी। मैंने आपको बोला था कि 2 से 2.5 पेज आपका वहां पे कवर हो जाएगा। बाकी चीजों में आप ये सब लिखेंगे पास मॉडल के बारे में कि उसके प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है। असेसमेंट है इसका, जो कि जिसको हम कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम कहते हैं, ये CAS, जो कि कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम जो दास नेगलारी ने बनाया था, इसके बारे में पास मॉडल में जरूर मेंशन करें, ये इंपॉर्टेंट है मेंशन करना। उसके अलावा पास मॉडल के अलावा इसके इंटरवेंशन भी हैं कुछ, जो आप यहाँ पे नोट करके लिख सकते हैं। इसके स्ट्रेंथ और क्रिटिसिज्म की अगर हम बात करें तो इसकी स्ट्रेंथ क्या है? पास मॉडल एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है इंटेलिजेंस को अंडरस्टैंड करने में, कॉग्निटिव प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने में। और क्रिटिसिज्म ये है कि लेस वाइडली एक्सेप्टेड है ये, इसलिए ये इसका क्रिटिसिज्म हो गया। अच्छा, अगर आप इतनी मोटी मोटी बातें अपने माइंड में रखकर जाएंगे तो बताइए कि आपको ये पूरा रेक्टिफिकेशन करने की जरूरत थोड़ी ना है कि ये थोड़ा लेस वाइडली एक्सेप्टेड है। अब ये बात आपको ध्यान में आ जाएगी और आप अपने तरीके से स्टेटमेंट को भी लिख सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा पास स्ट्रेंथ में हमने क्या बात की थी कि ये कुछ
अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में भी हेल्प करता है, सिंगल आईक्यू स्कोर से ज़्यादा चीज़ों को डेवलप करता है। तो ये हो गया हमारा पास मॉडल, इसको भी हमने अभी खत्म कर दिया। चलिए गिलफोर्ड के आते हैं एसओआई थ्योरी पर। ये तो पूरा लर्न करने वाला है, मैंने डिटेल में वीडियो बनाया और इसके तो बहुत वीडियोस हैं मेरे चैनल पर, अगर आप का दिल चाहे पूरा डिटेल में पढ़ना चाहे तो अच्छी बात है। अभी आते हैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए बात करते हैं कि गिलफोर्ड का एसओआई मॉडल क्या है। स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट, ये इसकी फुल फॉर्म है। एसओआई स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट थ्योरी ये कहती है कि इंटेलिजेंस के 3 डायमेंशंस बताए गए हैं। इन्होंने जो गिलफोर्ड ने बात करी है वो ये कहते हैं कि there are 3 dimensions on the basis of what we can assess someone's intelligence, और ये तीनों डायमेंशंस आपस में मिलते हैं। तीनों डायमेंशन के कुछ नाम है जो आपको ध्यान रखने हैं, हालांकि नाम तो आपको बहुत आसानी से याद रह जाएंगे। ऑपरेशन, कंटेंट एंड प्रोडक्ट। असली बात है इनके अंदर वाले नाम याद रखना जिनमें आप किसी तरीके की कोई चेंजेस नहीं कर सकते, आपको वही लिख के आना है। तो ये वाला जो आपका मॉडल है, ये गिलफोर्ड मॉडल, इसमें लर्निंग का काम बहुत बढ़ जाता है, मगर मैं आपको समझाऊंगी कि ऑपरेशन क्या होता है। लेकिन उससे पहले ये भी बता दूं कि जो गिलफोर्ड का मॉडल है, जेपी गिलफोर्ड ने 1950s के ड्यूरेशन में दिया था, और ये ट्रेडिशनल आईक्यू टेस्ट से अलग बात करता है। इसमें काफी अलग तरीके से इंटेलिजेंस को समझाया जाता है, इसे क्यूबिकल मॉडल भी कहते हैं। अगर आपका दिल चाहता है इसे और डिटेल में पढ़ने का तो इसके जो सेपरेट लेक्चर्स हैं, एक एक टॉपिक पे मैंने एक एक लेक्चर बनाए हुए हैं, उन्हें जाके आप जरूर देखिएगा। फिलहाल आ जाते हैं ऑपरेशन की तरफ। ऑपरेशन क्या होते हैं कि जो भी मेंटल प्रोसेसिंग होती है उसको हम ऑपरेशन कहते हैं। ऑपरेशन का मतलब हो गया मैथमेटिकल ऑपरेशन, आपको पता होंगे कौन कौन से होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ब्रैकेट, ऑफ, ये सब क्या होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं। मैथ्स में बड़ा ही बेसिक चीज बताइए, मैंने भले अपने मैथ्स ना पढ़ी, अब कोई पता तो होगा ही कि जब वो 2 नंबर को ऐड कर रहे हैं, 2 और 5 को ऐड कर रहे हैं, तो उनको क्या कर रहे हैं आप, उसके बीच में ऑपरेशन यूज कर रहे हैं एडिशन का। तो वही उसी तरीके से हमारे माइंड के ऑपरेशन क्या क्या हो सकते हैं, आप सोचिए माइंड के ऑपरेशन क्या क्या होंगे। हम कॉग्निशन की एबिलिटी होती है, अभी बताया था मैंने। मेमोरी को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, मेमोरी को रिटेंशन करना भी एक अलग तरीके का हमारा क्या है, माइंड का ऑपरेशन है। डाइवर्जेंट प्रोडक्शन क्या होते हैं समझाऊंगी अभी, कन्वर्जेंट प्रोडक्शन और इवेल्युएशन। तो 6 चीजें, 6 नाम आपको याद रखने हैं। कुछ भी करके याद करिए, पर याद करिए अगर ये मॉडल आ गया जो कि आता है 10 मार्कर में, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट ही टॉपिक तो चल रहे हैं, तो कुछ भी ऐसा टॉपिक ही नहीं है जो अलग हो। तो आप को ये लिख के आने होंगे, इस टॉपिक को हल्के में मत लीजिएगा, ये एग्जाम में आ जाएगा और फिर आपको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ कि आपको ये नाम याद रखने। कॉग्निशन, मेमोरी, मेमोरी के 2 पार्ट हैं, रिकॉर्डिंग, रिटेंशन। अच्छा, कॉग्निशन क्या होता है, जब आपको ये पता है कॉग्निशन क्या होता है तो अपनी तरीके से लिख दीजिए कि अंडरस्टैंड, लर्न, एक्वायर नॉलेज, ये सब इसकी कैपेबिलिटी, ऑल द एक्शन दैट वी कैन परफॉर्म थ्रू आवर माइंड विच दे आर कॉल्ड कॉग्निटिव एबिलिटीज, राइट, एंड द प्रोसेस इज नोन एज कॉग्निशन। उसके बाद मेमोरी रिकॉर्डिंग का मतलब हो गया इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, रिट्रीव करना। जब आप ये सब लिखेंगे ना एग्जाम में तो ये अच्छा खासा स्पेस लेंगे आपके आंसर कॉपी में, और यही सारे पॉइंट्स आपकी इग्नू की बुक में बहुत इलेबोरेट करे हुए हैं। तो अगर आपका दिल चाह रहा है कि नहीं मुझे और ज्यादा लिखना है तो आप वहां से देख सकते हैं इस कंटेंट को, हालांकि मैंने बहुत शॉर्ट करके बताया हुआ है आपको। आते हैं डाइवर्जेंट प्रोडक्शन की तरफ। डाइवर्जेंट का मतलब होता है, मैं बार बार यही चीज यूज करती हूँ, हमेशा यही यूज करती रहूंगी कि डाइवर्जेंट प्रोडक्शन को समझने के लिए हमेशा यूज कीजिए एग्जाम्पल डाइवर्स पर्सनैलिटी। कहते हैं ना किसी पर्सन की पर्सनैलिटी बहुत ही डाइवर्स है, मतलब उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। तो जब को हम जनरेट, हमारे अंदर एबिलिटी होती है टू जनरेट मल्टीपल सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, मतलब एक बात के 10 तरीके के सोल्यूशन निकालने की हमारे अंदर कैपेबिलिटी है, तो उसको हम कहते हैं डाइवर्जेंट प्रोडक्शन। और कन्वर्जेंट प्रोडक्शन का मतलब होता है कि कई टुकड़ों को जोड़कर जब हम एक चीज बना पाते हैं तो वो कन्वर्जेंट प्रोडक्शन हो जाता है, जो कि उसका जस्ट ऑपोजिट होता है। इवैल्यूएशन का मतलब होता है जजमेंट्स बनाने की एबिलिटी, हर पर्सन में नहीं होती, लोग गलत डिसीजंस भी ले लेते हैं, तो ये भी इसके अंदर एक हमारी कैपेबिलिटी है। फिर आता है कंटेंट, कि किस टाइप की इंफॉर्मेशन या को हम प्रोसेस करेंगे, टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे करेंगे, जो भी जिस चीज पर हम अपना इंटेलिजेंस लगाने वाले हैं, मतलब अपना दिमाग खर्च करने जा रहे हैं, वो चीज किस फॉर्म में हमारे सामने अवेलेबल है। क्या हमने वो बात सुनी है जिसके टुवर्ड्स हम अपना इंटेलिजेंस रिएक्ट करने जा रहे हैं, क्या हमने कोई पिक्चर देखी है, क्या हमने उसको किस तरीके से समझा है, तो ये सब कुछ नजर आ रहा है आपको। विजुअल, ऑडिटरी, सिंबॉलिक, सिमेंटिक और बिहेवियरल, ये भी नाम आपको याद करने की कौन सी इंफॉर्मेशन है जिसको हम प्रोसेस करेंगे, है ना। मतलब हम अपना दिमाग की, जो हम बात कर रहे थे यहाँ पे, कि हमारा जो माइंड है, जो हम ऑपरेशन करेंगे, मेंटल प्रोसेसिंग करेंगे, वो किस पर करेंगे, जिस पर करेंगे वही कंटेंट है। वैसे भी तो कहते हैं ना कंटेंट चाहिए हमें, इस कंटेंट पे हम वर्क करना चाहते हैं, तो वो वैसे समझ लीजिए। तो विजुअल क्या हो गया, जो भी हमें अपनी आईज के थ्रू मिलेगा, नजर आएंगी चीजें, शेप, इमेजेस, ये सब विजुअल हो गया। ऑडिटरी, जो हमने सुनकर रिसीव किया, ऑडिटरी हो गया। सिंबॉलिक, सिंबॉलिक का मतलब हो गया जो सिंबल से रिप्रेजेंट होता है। सिमेंटिक मतलब
कोई भी ऐसा जिसका मीनिंग कॉन्सेप्ट आइडियाज की फॉर्म में हमें दिखाई दे रहा है, और बिहेवियरल जो कि ह्यूमन बिहेवियर एक्शन, किसी के एक्शन हमें नजर आ रहे हैं, किसी चीज के टुवर्ड्स कोई कैसे रिएक्ट कर रहा है हम नोटिस कर रहे हैं, तो वो सब उसका बिहेवियर हो गया। अब आते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है कि जब इंफॉर्मेशन प्रोसेस होगी तो वो किस फॉर्म में नजर आएगी, क्या बनकर नजर आएगी। क्या वो कोई एक सिंपल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होगी, यूनिट, यूनिट मतलब क्या होता है, सिंगल चीज। क्या वो क्लास में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब उसको हम ग्रुप्स में क्रिएट कर सकेंगे, है ना, ग्रुप या कैटेगराइज कर पाएंगे। क्या रिलेशन, मतलब जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है अगर एक से ज्यादा मिली है तो क्या उनके बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर पाएंगे, क्या इस फॉर्म में वो मिलेगी। सिस्टम मतलब क्या उसकी पूरी एक हायरार्की बनेगी, जैसे सिस्टम का एग्जाम्पल ऐसे समझिए, सभी का एग्जाम्पल आ जाएगा इसमें। यूनिट का मतलब हो गया जैसे एक टीचर की अगर हम बात करें, या एक पर्सन, छोड़िए टीचर को छोड़िए, एक पर्सन की अगर हम बात करें, एक पर्सन एक इंडिविजुअली एक पर्सन है, ठीक। उसके बाद जब वो उस पर्सन के जैसे दो तीन लोग किसी जगह पर पहुंच गए तो वो सब एम्प्लॉय बन गए, बट बेसिकली वो क्या है तो वो एक पर्सन, लेकिन जब उसके जैसे दो तीन लोग और हैं तो वो सब आपस में क्या है, एम्प्लॉयज हैं। तो हमने उसको एक ग्रुप या कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है कि दे आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ये उनके बीच का रिलेशन हो गया। सिस्टम मतलब एक कोई जूनियर टीचर है, कोई सीनियर टीचर है, मेरे मुंह से फिर टीचर का एग्जाम्पल निकल गया बार बार, मैं विजुअलाइज ही वही कर रही हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टीचर है तो मैं कुछ और नहीं कर पा रही हूँ। तो जो भी है फिलहाल एक जूनियर मैनेजर हो गया, एक सीनियर मैनेजर हो गया, फिर उन्होंने एक हायरार्की बना दी पूरी। तो ये क्या बन गया, उनसे मिलकर एक सिस्टम बन गया, पूरी कंपनी उस तरीके से चल रही है, पूरा स्कूल उस तरीके से चल रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब हो गया चेंज और मॉडिफिकेशन टू एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन। उस इन्फॉर्मेशन में कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं तो उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। इम्प्लीकेशन का मतलब हो गया क्या प्रेडिक्शन और इन्फ्लुएंसेस हम उससे निकाल सकते हैं इन्फॉर्मेशन से। अब ये जो मॉडल है इसका स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, क्यूबिक फॉर्म में ये बनता है, ये बात काफी इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत करिएगा। वैसे तो ऊपर से जो आपने अभी तक पढ़ा है इस टॉपिक में वो मिस तो कुछ भी नहीं करना है, लेकिन इसको पढ़ेंगे कि क्यूब का स्ट्रक्चर होता है और 180 यूनिक इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज होती है। कैसे आती हैं ये 180 इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, ये भी देख लेते हैं कैसे आती हैं। देखिए जो आपने यहाँ पे देखी ये कितनी थी, टोटल 6 थी, 1 2 3 4 5 6, 6 तो ये थी, ओके, इधर आना पड़ेगा मुझे फिर से। 6 तो ये थी, उसके बाद हमारे पास कितनी थी, 5 ये थी और 6 ये भी थी। तो टोटल कर लीजिए, जरा मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है आपने मैथ्स में पढ़ा ही होगा, है ना। मैं आपको मैथ्स पढ़ाने लग जाती हूँ बीच बीच में, लेकिन कोई बात नहीं। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो जब क्यूब की 3 डायमेंशन है ये, तो इनकी भी तो मल्टीप्लाई होगी, जो भी था 6 इंटू 5 इंटू 6, बताइए कितना होगा, 30 इंटू 6 इक्वल्स टू 180। तो ये यहाँ से ये 180 यूनिक इंटेलेक्चुअल स्किल एबिलिटीज निकल कर आएंगे, लेकिन ये मत करके आ जाइएगा, ये आपको करना नहीं है, मैं आपको समझा रही थी केवल, ठीक है ना, कि ये आई कहाँ से है 180, ओके। जो ये दिखा भी है 6 ऑपरेशन 5 कंटेंट 6 प्रोडक्ट। कुछ की एस्पेक्ट्स की अगर बात करें तो इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट थिंकिंग काफी इंपॉर्टेंट है, इसको कंसीडर करते हुए थ्योरी बनाई गई थी। और इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी में बहुत इन्हें इंटरेस्ट था गिलफर्ड को, और वो ट्रेडिशनल आईक्यू टेस्ट को ओवरलुक करना चाहते थे, डाइवर्जेंट थिंकिंग पे बिलीव करते थे, इसीलिए ये उन्होंने इन पैरामीटर्स को कंसीडर करते हुए इस थ्योरी को इंपॉर्टेंट बनाया है। एप्लीकेशन की बात करें तो कहाँ कहाँ ये थ्योरी इंपॉर्टेंट हो सकती है, एजुकेशनल साइकोलॉजी में बहुत ज्यादा यूज होती है, बच्चों के लिए यूज होती है, टेस्टिंग और असेसमेंट में भी इसका यूज होता है। इसकी कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं, थोड़ी कॉम्प्लेक्स लगती है क्योंकि समझ में नहीं आता। पहले तो गिलफर्ड ने अपनी थ्योरी में 150 दिए थे सेल, 120 दिए थे पहले, फिर 150 बना दिए, फिर उसके बाद अब 180 हो गए, तो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा हो जाती है इस थ्योरी में। एम्पेरिकल वैलिडेशन की बात करें तो इसको हर तरीके से वैलिडेट नहीं किया गया है, सबने वैलिड नहीं माना है, बहुत लोगों ने इसका क्रिटिसिज्म किया है। और इन्फ्लुएंस एंड लेगेसी की अगर हम बात करें तो कुछ थ्योरीज हैं जो कि हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी है मल्टीपल इंटेलिजेंस की, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की जो थ्योरीज हैं वो इन सब से इन्फ्लुएंस्ड हैं, ओके। अब आ जाते हैं हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी की तरफ, लेकिन मैं एक क्विक ब्रेक लूंगी पानी के लिए, और मैं लगातार बोल रही हूँ तो मेरा गला भी थक रहा है, और उसके बाद हम इस टॉपिक को भी क्विकली बिगिन करते हैं। सी यू इन अ मिनट। चलिए मैं वापस आ चुकी हूँ क्लास में, और अब हम बात करेंगे हॉवर्ड गार्डनर थ्योरी की, मल्टीपल इंटेलिजेंस की। बहुत आसान थ्योरी है, ये बहुत आसान है, आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं और इसके साथ साथ आपको पीएमए मॉडल भी क्लियर हो जाएगा आसानी से। वो क्या है बात करेंगे। फिलहाल हॉवर्ड गार्डनर की जो मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी है वो आई थी 1983 में, और अपनी बुक फ्रेम्स ऑफ माइंड के बेसिस पर उन्होंने इसको क्रिएट किया था। उन्होंने इंटेलिजेंस के ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग को और एक्सपेंड करके ये कहा था कि जो एक सिंगल फैक्टर जनरल फैक्टर की बात करते थे अल्फ्रेड बिने या फिर स्पीयरमैन ने जो बात की थी, उनसे आगे बढ़ने का टाइम आ चुका है। इंटेलिजेंस को और ज्यादा डिटेल में हम समझ सकते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि हर पर्सन के अंदर एक यूनिक कॉम्बिनेशन होता है डिफरेंट एबिलिटीज का,
और वो हमें टोटल 8 फॉर्म्स में नजर आता है। बस ये पॉइंट ध्यान रखिए। उन्होंने क्या कहा कि ये जो हर पर्सन के अंदर डिफरेंट एबिलिटीज होती हैं, लेकिन अगर हम एबिलिटीज को क्लस्टर कर लें, जैसे मान लेते हैं किसी पर्सन के अंदर बहुत अच्छी पावर ऑफ स्पीड है, लिखने की, न्यूमेरिकल सॉल्व करने की, साइंटिफिक एप्टीट्यूड है, तो उसको सारे उस टाइप की जितने भी हैं, मैथमेटिकल, साइंटिफिक, जो भी एप्टीट्यूड उसके अंदर है, जिस भी टाइप का है, खोज करने की जो टेंडेंसी उसके अंदर बहुत ज्यादा, डिस्कवर करने वाली चीज ज्यादा है, एनालाइज करने की कैपेसिटी, तो उन्होंने उसको उठा के एक जगह पे बना दिया। उन्होंने कहा ये एक टाइप ऑफ इंटेलिजेंस है जिसके अंदर डिफरेंट एबिलिटीज आती हैं। तो इस तरीके से उन्होंने सभी के लिए ऐसा किया। लैंग्वेज में एक कर दिया, लैंग्वेज में वर्ड फ्लुएंसी या वर्ड सिलेक्शन या फिर प्रेजेंटेशन, बहुत सारी चीजों को उन्होंने उसमें डाल दिया। तो इस तरीके से उन्होंने 8 ग्रुप टाइप के बना दिए, जिसको नाम उन्होंने दिया गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। देयर आर टोटल 8 इंटेलिजेंसेस। ये जो 8 इंटेलिजेंस हैं, ये जो 8 इंटेलिजेंस हैं, इनको हम एक एक करके आसानी से समझ लेंगे, बहुत आसान है। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस जो होता है वो कम्युनिकेशन, रीडिंग, राइटिंग, इन सब से एसोसिएटेड होता है। पोइट, राइटर, पब्लिक स्पीकर जो होते हैं वो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में हाई होते हैं। लॉजिकल मैथमेटिकल की बात करें तो ये लॉजिकल रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मैथमेटिकल थिंकिंग, ये सब चीजों के लिए होता है लॉजिकल मैथमेटिकल। इसमें साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन और इंजीनियर्स आते हैं। स्पेशल इंटेलिजेंस की बात करें तो विजुअलाइज करने की, मैनिपुलेट करने की एबिलिटी, या चीजों को, स्पेस रिलेशनशिप को समझने की जो एबिलिटी होती है, वो किन में देखने को मिलती है? आर्किटेक्ट्स में, आर्टिस्ट में, नेविगेटर्स में, जिनके अंदर स्पेशल इंटेलिजेंस नजर आता है। म्यूजिकल इंटेलिजेंस की बात करें तो म्यूजिकल इंटेलिजेंस क्या है? म्यूजिकल पिचेस को अंडरस्टैंड करना, क्रिएट करना, टोन, रिदम, इनको समझना, ये म्यूजिकल इंटेलिजेंस है। इनमें कौन हाई होते हैं ये आप लिख देंगे। बॉडीली कैनेस्थेटिक में क्या होता है? जो लोग बॉडी का अच्छे से मूवमेंट कर पाते हैं, जैसे जिम में वर्क करने वाले लोग, डांसर्स, है ना, ये डॉक्टर, सर्जन, ये सब बॉडीली कैनेस्थेटिक का होते हैं। सर्जन क्यों होते हैं? क्योंकि अगर वो सर्जरी कर रहे हैं और अपने हाथों को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो सकती है, इसलिए वो बॉडीली कैनेस्थेटिक में ऑटोमेटिकली आता है। इंटरपर्सनल में वो होते हैं जो कि दूसरों के साथ अच्छे से डील कर पाते हैं, दूसरों की बात को समझ पाना। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग किसी की बात सुन के बड़ी जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं, बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं और बिल्कुल टाइम नहीं लेते, एकदम फटाफट से रिएक्शन दे देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम ऐसे लोग भी देखते हैं जो किसी को बात को सुनने के बाद थोड़ा टाइम लेते हैं, समझते हैं और फिर रिएक्ट करते हैं। तो देयर आर वेराइटी ऑफ पीपल एवरीवेयर। तो वही लोग जो बहुत काम कंपोज होते हैं, समय लेके चीजों पर रिएक्ट करते हैं, वो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस पे हाई होते हैं। ओके, इंट्रापर्सनल में वो लोग होते हैं जो खुद को पहले अंडरस्टैंड कर पाते हैं, मतलब कंफ्यूज नहीं रहते, दे आर वेरी सॉर्टेड टाइप ऑफ पीपल। ऐसे सभी लोग इंट्रापर्सनल पे हाई होते हैं, जो खुद को अंडरस्टैंड करते हैं कि वो खुद में क्या है, क्या करना चाहते हैं, सब चीजों पे बहुत ज्यादा सॉर्टेड होते हैं। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस में वो लोग आते हैं जो नेचर के टुवर्ड्स को लव शो करते हैं। ऐसे बहुत से लोग आपके आसपास होंगे जो नेचर का मतलब केवल प्लांट्स, एनिमल्स नहीं होता, बल्कि पूरा नेचुरल वर्ल्ड में वो है अपना लव और अफेक्शन शो करते हैं। इस तरीके से इनके 8 पार्ट हो जाते हैं। जब आप इन्हें एग्जामिनेशन में लिखेंगे तो थोड़ा पिक्चराइजेशन में और बढ़ा सकते हैं। नोट्स में मैं आपको हेडिंग्स दे रही हूँ, लेकिन जब आप एग्जाम में लिखें तो आप इसी थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं, मैं आपको थोड़ा स्पेस लेके समझाती हूँ। कहीं पर यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है मेरे पास में। देखिए, जैसे अब आप हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी को लिख रहे हैं, तो क्या करिए, एग्जाम में लिखते वक्त आपने लिख दिया थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, ठीक है, इस तरीके से आपने मल्टीपल इंटेलिजेंस लिख दिया। अब आप उसको पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए, है ना, उसके 8 टाइप्स को। इससे क्या होता है, टीचर की नजर में थोड़ा चीजें हाईलाइट होती हैं। भाई लिख के तो सब आएंगे, मगर स्मार्ट तरीके से कौन लिख के आएगा, वो बात है। जब आपने 8 पॉइंट्स को यहाँ पे दिखा तो टीचर की नजर में यही पहले ही यहाँ पर आ गया, उन्हें समझ में आ गया कि बच्चा जो है वो अच्छे से जानता है चीजों को। ये सब तरीके से आप अपने, और ये तो एक एग्जाम्पल हो गया, कैसे भी आप एक्सप्लेन करिए, बस अच्छे तरीके से उसको थोड़ा सा बनाकर आइए तो टीचर को भी अच्छा लगता है। थ्योरी के इम्प्लीकेशंस क्या है? एजुकेशनल प्रैक्टिसेस हैं, करिकुलम डिजाइन में इसका यूज होता है, क्योंकि करिकुलम में हम ये समझ पाते हैं ना, जब करिकुलम बनाया जाता है तो ये चीज समझी, बहुत ज्यादा यूज होता है करिकुलम डिजाइन में हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी का, कि किस तरीके से बच्चा जो है वो किन एस्पेक्ट्स पे हाई है। क्योंकि आपने जितने भी इंटेलिजेंस यहाँ पे देखे वो एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से आप देखेंगे ना, तो सब चीजों में हम बच्चों में ऑब्जर्व करते हैं। हम देखते हैं कि बच्चा मैथमेटिकली कितना स्ट्रॉन्ग है, साइंटिफिक एप्टीट्यूड कैसा है, बोलने में कितना अच्छा है तो हम उसको एक्टिविटीज में ले लेते हैं, या फिर डांस में कितना अच्छा है तो डांस एक्टिविटीज में ले लेते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम यहाँ पर हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी के थ्रू यूज करते हैं। क्रिटिसिज्म, अगेन जब भी कोई थ्योरी चलेगी क्रिटिसाइज करने वाले लोग आएंगे, और क्या क्या क्रिटिसिज्म है, थोड़ा एम्पेरिकल एविडेंस की कमी इसमें भी है, ट्रेडिशनल मेजर से थोड़ा ओवरलैप कर जाता है, क्योंकि फिर वही बात है, इंटेलिजेंस को जब हम मेजर करते हैं तो फिर वही चीजें जो कि एक जनरल पर्सन के लिए देखी जाती हैं वो यहाँ पे थोड़ा सा ओवरलैप कर जाती है।
आते हैं रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की ट्रायर्किक थ्योरी की तरफ। इन्होंने अपनी थ्योरी में 3 टाइप का इंटेलिजेंस दिया था, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ। ट्रायर्किक ऑलरेडी कई बार बात हुई है कि ट्राई का मतलब होता है 3 टाइप का इंटेलिजेंस इन्होंने डिफाइन किया है, जिसको यहाँ पे हम अभी पढ़ेंगे। लेकिन पहले पढ़ लेते हैं इंट्रोडक्शन में। जैसे मैंने आपको बताया, हर क्वेश्चन में आपको इंट्रोडक्शन नजर आ रहा है। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने ये दिया था और उन्होंने ये कहा था कि किसी भी पर्सन के अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं इंटेलिजेंस के, जो कि इंटर रिलेटेड होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं कि एक काम कर रहा है तो दूसरा नहीं करेगा, है ना। जैसे हमने अभी पिछले थ्योरी में बात की थी, अगर किसी के अंदर वर्ड फ्लुएंसी है, अच्छी है, लैंग्वेज में वो अच्छा है, तो कोई गारंटी नहीं है कि वो दूसरा उसका मैथमेटिकल भी अच्छा होगा। वहां पे इंडिपेंडेंट थे। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, तीनों टाइप के इंटेलिजेंस। और वो क्या क्या है उनको अब हम पढ़ते हैं। आइए, 3 कंपोनेंट क्या है। एनालिटिकल इंटेलिजेंस। एनालिटिकल इंटेलिजेंस में क्या होता है कि ये हायर ऑर्डर का इंटेलिजेंस होता है, सबसे हायर ऑर्डर का, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग को हम के लिए इसको यूज किया जाता है। जैसे कि कोई मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करना, डेटा सॉल्व करना, जैसे ऐसे एनालिटिकल रीजनिंग पर बेस्ड डेटा क्रिएट करना, ट्रेडिंग का काम करना, इन सब चीजों में एनालिटिकल इंटेलिजेंस की जरूरत होती है। लॉजिकल रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सारे स्किल्स इसमें इंक्लूडेड होते हैं। और ये किसी भी चीज में क्रिटिकल इवेल्युएशन के लिए यूज होता है। और स्टैंडर्ड इंटेलिजेंस टेस्ट में एनालिटिकल इंटेलिजेंस को मेजर किया जाता है। ओके, तो एनालिटिकल इंटेलिजेंस जो होता है वो ये हो गया। उसके बाद क्रिएटिव इंटेलिजेंस की तरफ आते हैं। क्रिएटिव इंटेलिजेंस का क्या मतलब होता है कि हर पर्सन के अंदर कोई ना कोई एक्सपीरियंस पहले से होता है। इसका नाम दूसरा एक्सपेरिएंशियल इंटेलिजेंस भी होता है। तो क्रिएटिव इंटेलिजेंस का इंसान कब यूज करता है, जब उसके पास ऑलरेडी किसी चीज का एक्सपीरियंस होता है पहले से, और तभी वो उस काम को क्रिएटिव तरीके से कर पाता है। कोई भी काम आप अगर क्रिएटिव तरीके से करने जा रहे हैं तो मतलब ऑलरेडी आपके अंदर कुछ सेंस है उस चीज का। तो ये क्रिएटिव इंटेलिजेंस होता है जो नोवेल आइडियाज को जनरेट करने की हमें कैपेबिलिटी देता है। थिंक आउटसाइड द बॉक्स, हम बाहर निकल के सोच पाते हैं चीजों से। और स्टर्नबर्ग जो है वो ये भी कहते हैं कि ये जो क्रिएटिविटी होती है वो जस्ट कोई आर्टिस्टिक एबिलिटी नहीं है, लेकिन इसके अंदर भी किसी भी प्रॉब्लम के बारे में डिफरेंट तरीके से सोचने की कैपेबिलिटी होनी बहुत जरूरी है। ओके, जैसे कोई न्यू बिजनेस स्ट्रेटेजी आप बना रहे हैं, कोई नया प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, तो वहां पे आपके क्रिएटिव इंटेलिजेंस का यूज होता है। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस वो होता है जो सबसे कॉमन होता है, ये क्रिएटिविटी को दिखाता है, ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग को दिखाता है, एनालिटिकल जिसको कॉम्पोनेंशियल भी कहते हैं। और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस जो होता है ये किसी भी पर्सन के अंदर स्ट्रीट स्मार्टनेस को दिखाता है। स्ट्रीट स्मार्टनेस क्या होती है, मतलब कोई भी नॉलेज हमारे पास है, लेकिन जब हमें जरूरत पड़ रही है तो हम उसका यूज तो कर पा नहीं रहे हैं, तो क्या हम प्रैक्टिकली इंटेलिजेंट हैं? नहीं। तो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस मतलब ये हो गया कि जब आप कुछ ऐसी चीजें जिनकी वजह से आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, जैसे पर्सनल फाइनेंस को मैनेज करना, इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना लाइफ में, ये सब डेली लाइफ में, तो ये सब प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस के हैं। इसके इम्प्लीकेशन की बात करें, एजुकेशन में और असेसमेंट में 2 जगह इसका यूज होता है। एजुकेशन में काफी ज्यादा यूज होता है क्योंकि एजुकेशन की फील्ड में इन सभी टाइप के इंटेलिजेंसेस को असेस किया जाता है एक बच्चे के अंदर। क्रिटिसिज्म की बात करें तो मेजरमेंट की थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी हमें यहाँ देखने को मिलती है, कॉन्सेंसस की लैक देखने को मिलती है। यहाँ पे काफी ज्यादा ये दूसरे टाइप के इंटेलिजेंस जो है वो, जो जितने भी टाइप के इंटेलिजेंस हैं यहाँ पे 3 टाइप के, वो वैसे तो सेपरेट हैं लेकिन वो ओवरलैप भी कर जाते हैं एक दूसरे से। मतलब मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूं और ये पूछूं कि इसमें कौन सा टाइप का इंटेलिजेंस है, तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं कि कौन सा हायर वैल्यू में होगा। ये चीज को यहाँ पे ये कहना चाहते हैं। कंक्लूजन है यही, इसको पढ़ लीजिएगा कि स्टर्नबर्ग की जो ट्रायर्किक थ्योरी है या वो इंटेलिजेंस को एक और ज्यादा एक्सपेंड करती है, इस कॉन्सेप्ट को किस तरीके से क्रिएटिव और प्रैक्टिकल एबिलिटीज को एनालिटिकल के साथ में यूज करते हुए। आ जाते हैं आईक्यू के कॉन्सेप्ट की तरफ। आईक्यू मतलब इंटेलिजेंस क्वेश्चन। ये एक ऐसा मेजर है जो स्टैटिस्टिकल मेजर है जिसके थ्रू ह्यूमन का इंटेलिजेंस मेजर किया जाता है। अभी इतनी देर से बातें चल रही थी कि किस तरह से हम किसी पर्सन के इंटेलिजेंस को मेजर करते हैं, है ना, कि ये टेस्ट अप्लाई करेंगे, यहाँ मेजर करेंगे, स्कूल में करेंगे, ये सब करेंगे कैसे, क्या तरीका है उसे करने का। उसके लिए जो टेस्ट यूज होते हैं वो आईक्यू टेस्ट कहलाते हैं। लेकिन आईक्यू इंटेलिजेंस क्वेश्चन की भी अपनी एक हिस्ट्री है जिसको हम समझेंगे। फिलहाल आपको इसकी डेफिनेशन को थोड़ा याद रखना है कि क्या है, एक स्टैंडर्डाइज स्कोर है जो कि डिफरेंट टेस्ट के सीरीज के थ्रू क्रिएट किया जाता है। मतलब ह्यूमन के इंटेलिजेंस को असेस करने के लिए डिफरेंट टेस्ट बनाए जाते हैं और उन टेस्ट से मिलने वाले स्कोर से जो हमें डेटा मिलता है उसको हम आईक्यू स्कोर कहते हैं। ओके, ये सबसे पहले फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट एल्फ्रेड बिने ने टर्म को जो है वो कॉइन किया था। यहाँ देख सकते हैं आप, ये टर्म सबसे पहले कब इंट्रोड्यूस हुई थी, 1900s में यूज हुई थी जब एल्फ्रेड बिने ने इसको यूज किया था, जिन्होंने पहला प्रैक्टिकल आईक्यू टेस्ट बनाया था। और वो किस लिए था, बच्चों की एजुकेशनल असिस्टेंट की नीड के लिए बनाया गया था। हिस्ट्री और डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं इसमें। इसका जो ओरिजिन है वो फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट, वही बात रिपीट हो गई है,
कब बनाया गया था? बिने साइमन स्केल बनाया गया था, जिसके थ्रू मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज को स्टडी किया गया था। यहाँ समझने वाली बात है कि मेंटल एज क्या होती है, तब आगे बढ़ेंगे। मेंटल एज किसी भी पर्सन की वो एज होती है जो उसके ग्रुप के लोगों में, उसकी एज ग्रुप के लोगों में उस लेवल पे वेरी करती है। मतलब अगर हम बात करें कि 5 साल का अगर बच्चा है और हम उसकी मेंटल एज जानना चाहते हैं, तो जरूरी नहीं है वो 5 साल का है तो उसकी मेंटल एज भी 5 साल ही हो सकता है वो अपनी उम्र से ज्यादा बड़े बच्चों की तरह से चीजों को कर लेता हो। उसकी न्यूमेरिकल एबिलिटी, उसकी सोचने समझने की शक्ति, उसकी लैंग्वेज की एफिशिएंसी और बच्चों से ज्यादा हो। और ऐसे बच्चे क्लास में भी होते हैं, आपने देखे होंगे या आप खुद रहे होंगे ऐसे बच्चे कभी क्लास में, जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा अपने क्लास से आगे बढ़कर वो कर लेते हैं। तो इसका मतलब उनकी जो मेंटल एज है वो 5 साल नहीं है, वो ज्यादा है, क्योंकि उनकी जो थिंकिंग का प्रोसेस है, जो कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं वो हायर हैं। और ऐसे भी बच्चे होते हैं जो अपनी एज से नीचे के भी होते हैं, तो जो एवरेज वाले होते हैं वही अपनी एज के इक्वल होते हैं। तो मेंटल एज ये हो गई। अब क्रोनोलॉजिकल एज वो होती है जो आपकी बायोलॉजिकल एज होती है। अभी जितने भी साल के आप हैं इस समय, वो आपकी क्रोनोलॉजिकल एज है। ये दोनों कॉन्सेप्ट इन्होंने ही दिए थे। स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट में ही भी आईक्यू का जिक्र है, क्योंकि इसकी हेल्प से मॉडर्न आईक्यू टेस्ट एडमिनिस्टर किए जाते हैं, स्टैब्लिश किए जाते हैं। तो स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट लुइस टर्मन ने बनाया था, और बिने के टेस्ट को अडेप्ट करने के बाद, और स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस स्केल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेशलर के टेस्ट हैं, डेविड वेशलर ने ऑल्टरनेटिव आईक्यू टेस्ट बनाए, जिसको वैस का हम नाम देते हैं, शॉर्ट में वैस बोलते हैं, और चिल्ड्रन के लिए बनाया था, वो WISC कहलाता है। आईक्यू को कैलकुलेट कैसे करते हैं आइए समझ लेते हैं। ये दोनों चीजें तो मैंने अभी समझाई दी, लेकिन आप एग्जाम में लिखेंगे इनको सही तरीके से। आईक्यू क्या होता है? आईक्यू का प्रॉपर फॉर्मूला होता है, यहाँ पे दिया है इस तरीके से, और अच्छे से मैं लिख देती हूँ, थोड़ा आपको समझ में आएगा। आप अच्छे तरीके से लिख के आएगा कि आईक्यू इक्वल्स टू मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज होल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। और क्या करिएगा, जब आईक्यू को एक्सप्लेन करें तो एक न्यूमेरिकल अपनी तरफ से बना के इसमें लिख दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, a person whose mental age is this and he is this year old will have an IQ of what। कैसे करेंगे मैं ये भी दिखा देती हूँ आपको, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आपके लिए करके दिया हुआ है कि आप इस फॉर्मूले को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। कि मान लीजिए एक बच्चा जो 10 साल का है, यानी उसकी एज क्या हो गई, क्रोनोलॉजिकल एज 10 साल हो गई, और उसकी मेंटल एज 12 है, यानी वो अपने से ज्यादा होशियार है। आप देखिएगा इसका आईक्यू भी ज्यादा निकलेगा, है ना। उसका आईक्यू कितना होगा, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पे मैंने की भी है। यहाँ पे देखिए इस फॉर्मूले में वैल्यू लगा दी हमने, तो 12 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 100, इसका आंसर 120 आ गया। तो इस बच्चे का आईक्यू हमने निकाल के दिखाया है कि ये जो इसका आईक्यू है इज कंसीडर्ड एवरेज, मीनिंग दैट द इंडिविजुअल्स मेंटल एज मैचेस देयर क्रोनोलॉजिकल एज। अपनी उम्र से ज्यादा तो वो है, पर एवरेज की कैटेगरी में आ रहा है, क्योंकि आईक्यू स्कोर की एक टेबल होती है, उसके हिसाब से ये आ रहा है। ठीक है, अबव एवरेज जो होगा वो 100 का इंडिकेट करेगा। अबव एवरेज scores above 100 indicate above average intelligence, while scores below 100 indicate below average intelligence। okay, कैसे इसका मेजरमेंट होता है? स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं ये टेस्ट, आईक्यू स्कोर हमेशा स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, इसका मीन और इसका डेविएशन स्टैंडर्ड होता है। ये थोड़ा सा याद करके लिख सकते हैं। डिफरेंट टाइप के आईक्यू टेस्ट कैसे कैसे होते हैं? कुछ विजुअल टेस्ट होते हैं, वर्बल टेस्ट होते हैं, कुछ वर्बल कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट होते हैं जो लैंग्वेज को असेस करने के लिए यूज होते हैं। परसेप्चुअल रीजनिंग पर बेस्ड होते हैं, जिनमें हम विजुअल स्पेशल रीजनिंग के क्वेश्चन डालते हैं। वर्किंग मेमोरी से रिलेटेड होते हैं कि पर्सन की शॉर्ट टर्म मेमोरी कितनी है, उस पर बेस्ड टेस्ट होते हैं। प्रोसेसिंग स्पीड में कोई कितना स्पीड टेस्ट जो होते हैं उनको कहते हैं हम, वो होते हैं। इसके एप्लीकेशन और इम्प्लीकेशंस क्या है? एजुकेशनल असेसमेंट में सबसे ज्यादा यूज होता है। आज आपने जितनी थ्योरी, जितने कॉन्सेप्ट पढ़े, सब एजुकेशन में यूज होने वाले थे। करियर का प्रेडिक्शन लगा सकते हैं कि अगर एक बच्चा किसी पर्टिकुलर फील्ड में उसका आईक्यू अच्छा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो उस फील्ड में अच्छा कर सकता है, तो उसका करियर प्रेडिक्शन भी हो जाता है। क्रिटिक्स क्या है इसके, कि आईक्यू टेस्ट जो होते हैं वो फुल रेंज ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस को स्कोर नहीं करते हैं। भाई अगर स्पेसिफिक हम हो गए तो हम दूसरी चीजों की तरफ ध्यान नहीं दे पाते। तो ये इसका क्रिटिक्स है कि इमोशनल, क्रिएटिविटी, प्रैक्टिकल इन चीजों पर वर्क नहीं करते। ये केवल उसने जो परफॉर्म करके दिखाया है उस पर ही बेस्ड है, उसका जनरल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस ये कवर नहीं कर पाते। कंक्लूजन पे जब हम आते हैं तो आईक्यू के बारे में हम लिख सकते हैं कि एक सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है साइकोलॉजी का, एजुकेशन का और सोशल साइंसेस का भी, जो कि हमें एक स्टैंडर्ड मेजर प्रोवाइड कराता है, जिसके थ्रू हमें एक सर्टेन कॉग्निटिव एबिलिटी पता चल पाती है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि वो बहुत होशियार है, अरे कितना होशियार है, उसको उसका स्कोर्स में बात करो। जब हम स्टैटिस्टिकल वे में बात करते हैं तब हम कहते हैं कि आईक्यू जो है वो हमें एक फिक्स वैल्यू बता पाता है, उसके बेसिस पर हम असेस कर पाते हैं। ओके, तो इस तरीके से जो ये अंडरस्टैंड करने का तरीका है ये सब रहा। अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में, इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे। और आज का वीडियो काफी लंबा था, लेकिन आई होप कि आपको समझ में आया होगा।
पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स में। और भी कुछ आप कहना चाहते हैं तो कमेंट्स में आप लिख सकते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ उसके नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।